आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉडल टेस्ट पेपर। यानी कि हम 40 मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं जिनमें 16,000 प्रश्न हैं और पूरे व्याख्या सहित हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं आपको। और ये प्रीवियस ईयर यानी गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये नहीं कि मैंने अपने आप बनाए हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम 40 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे और जिसमें 16,000 प्रश्न हैं और ये बिल्कुल व्याख्या सहित बिल्कुल निःशुल्क हैं। अगर इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें। 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, वो भी देख लेना इसे देखने के बाद, और अपने सुझाव अवश्य देना कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। तो हमने 40 कल कर दिए थे यहाँ तक के, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको ये करवा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं इसके उत्तर छुपा लेती हूँ और इस प्रकार से आप भी सीरीज डाल दें ऐसे नंबर डाल के, और मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लें ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन लगा सकें कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ देखेंगे अज्ञे है, ये जीवनी लेखक नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि इन 4 लेखकों में से ऐसा कौन सा लेखक है जिसने जीवनी नहीं लिखी? बाकी 3 ने लिखी है। इन तीनों ने जीवनी लिखी है लेकिन अज्ञे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आत्मकथा वो होती है जिसमें लेखक स्वयं के बारे में लिखता है और जीवनी वो होती है जिसमें लेखक किसी दूसरे महापुरुष के बारे में लिखता है। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी साहित्य में हो, कला में हो सकता है, नृत्य में हो सकता है, संगीत में हो सकता है, तो किसी भी में सामान्य इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे विस्तार से दिया गया है। इधर ये लेखक का नाम है, इधर इनकी जीवनी है और इन्हें जिनके ऊपर जीवनी लिखी गई उन महापुरुषों के नाम है। तो रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर आधारित है। अमृत राय लेखक हैं, ये कलम का सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही जीवनी लिखी है अपने पिता के बारे में। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा शरत चंद्र के बारे में। तो प्रेमचंद के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि प्रेमचंद का साहित्य में बहुत योगदान है, साहित्य सम्राट इन्हें कहा जाता है। तो देखेंगे प्रेमचंद के बारे में 3 जीवनियाँ लिखी गई है जिसमें पहली जीवनी तो आपके सामने है, अमृत राय कलम का सिपाही। अब दूसरी जीवनी है कलम का मजदूर, इससे मिलती जुलती है कलम का मजदूर। ठीक है, अब मजदूर, अब इसके लेखक है मदन गोपाल। अब इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम वर्ण के अनुसार याद कर लेते हैं, जैसे मैं से मदन और मैं से मजदूर, ये सबसे आसान तरीका होता है हमारा। अब मैं लॉजिक के आधार पर मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही, क्योंकि यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कलम का मजदूर किसने लिखी और कलम का सिपाही किसने लिखी है। तो देखिए, हर एक के बेटे के लिए उसका पिता सिपाही होता है। ठीक है, वो अपने पिता की हर बार तारीफ करता है, ये झूठी नहीं कि उन्होंने अपने पिता का संघर्ष देखा इसलिए करता है। अब क्या है, खुद का बेटा तो अपने पिता को सिपाही मानेगा, अब दूसरा ही कोई मजदूर मानेगा तो भाई अमृत राय तो अपने पिता को सिपाही मानेगा, तो कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। ठीक है, एक जीवनी है कलम प्रेमचंद घर में, माफ़ी चाहूँगी, प्रेमचंद घर में। तो प्रेमचंद घर में, अब देखो कोई भी घर में इंसान होता है तो उससे सबसे ज़्यादा अच्छे प्रकार से उसकी पत्नी जानती है कि सुबह से शाम तक उनकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, परिवार में उनका कैसा व्यवहार होता है, क्या वो भविष्य के लिए करता है और क्या समाज के लिए करता है। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी इनकी पत्नी ने लिखी है, शिवरानी इनकी पत्नी का नाम है। और ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवरानी इनकी दूसरी पत्नी थी। तो इतनी जानकारी आपको मिली है, एक प्रश्न में आपके 8-9 प्रश्न तैयार हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हम 16,000 प्रश्न व्याख्या सहित करेंगे। जो भी प्रश्न एक टॉपिक में से एक प्रश्न आ गया तो उस टॉपिक में जितने जितने महत्वपूर्ण हैं, मलाई वाले प्रश्न हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं,
तो वो मैं लगातार करवाती रहूँगी। तो अपने सुझाव अवश्य देंगे, आप सुझाव नहीं देते हो। मैं वीडियो कैसी लगी, हो सकता है कि कोई सुधार की आवश्यकता हो, कोई मेरे से भी गलती हो जाती हो। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं हर इंसान हर दिन सीखता है, कुछ गलतियाँ भी करता है, तो मैं भी गलती करती हूँ और मैं आपसे सीखती हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कहीं जहाँ भी सुझाव आपको लगे कि यहाँ मैम ये ऐसा करिए, तो वो सुझाव भी आप अवश्य दिया करो अपने वीडियो में। ठीक है, और बाकी की 2 वीडियो डाल रखी, इसी प्रकार वो भी देख लेना, आपको परीक्षा में काफ़ी फायदा मिलेगा। ये जितने भी टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रश्न हैं ये। ठीक है, विभावना अलंकार का लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, और कारण नहीं कार्य नहीं। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले आप निशान लगा लो ताकि आपको पता चल सके कि आपका उत्तर ठीक है या गलत है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। अब इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं बोलकर बताऊं इससे पहले आप इसे देख भी लें और सुन भी लें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बिन पग चले सुन बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ये उदाहरण भी आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा गया है केशव जयदेव भामे आनंदवर्धन, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, जयदेव अलंकारवादी आचार्य नहीं है, केशव भामे आनंदवर्धन ये क्या है वो है अलंकारवादी। ठीक है, तो ये फिर जयदेव, देखिए यहाँ व्याख्या सहित है, इनके जितने भी ग्रंथ प्रसिद्ध हैं ये भी इसमें दिए गए। तो इस वीडियो की इस पीडीएफ की सबसे अच्छी खास बात यह है कि एक प्रश्न आ गया तो उसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के जो प्रश्न है महत्वपूर्ण वो आपके सामने होंगे। तो देखिए, आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है बल्कि ये ध्वनिवादी आचार्य है। अब ये तो क्या है, केशव भामे आनंदवर्धन अलंकारवादी है, लेकिन जो जयदेव है तो जयदेव क्या है, ध्वनिवादी आचार्य है भाई। ये तीनों अलंकारवादी है लेकिन जयदेव है वो ध्वनिवादी आचार्य है। अब देखो, इनकी जो रचना ग्रंथ हैं ये प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। भामे काव्य अलंकार, और ये आप सभी जानते हैं कि मैं आपको निजी ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाती हूँ कि ये नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान बनते रहना पेपर ना निकले। हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा पहला लक्ष्य है पेपर निकालना, बाद में हम जिंदगी भर सीखते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम अब नहीं सीखेंगे लेकिन हम कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर हम अपने परीक्षा को पार ले जाएंगे। अब देखो काव्य अलंकार, देखिए काव्य अलंकार में देखो आपने भामे का मतलब होता है जो होते हैं ना, राजा होते हैं उनको भामे बोला जाता है। अब राजा होते हैं तो अलंकार क्या है, सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं भाई, सुंदर लगे, पुरुष हो चाहे नारी हो, स्त्री और पुरुष दोनों ही अलंकार करते हैं, मतलब श्रृंगार करते हैं, सजावट करते हैं अपनी शारीरिक। ठीक है, ये शारीरिक सुंदरता की मैं बात करें तो यहाँ, लेकिन काव्य की सुंदरता की बात हो रही है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे भाई, अलंकार कौन पहनते हैं, भामे पहनते, राजा पहनते हैं, काव्य अलंकार भामे। अब चंद्रलोक, अब देखो आपने देखा होगा कि वो चंद्र पे चला गया, वहाँ चंद्र पर खोज होगी, चंद्रमा पर ये उपग्रह मिला है, वो ग्रह, मतलब बहुत सारी ऐसी हमने जानकारी, वो हम उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन हम अपने हिंदी के उसी के उदाहरण लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, जयदेव पूरी दुनिया उनकी जय जयकार करती है भाई, ये खोज होगी वो खोज होगी, तो चंद्र पर जाएगा, जो चंद्रलोक में जाएगा उसकी जय होगी। और क्या है, वहाँ हम चंद्रलोक में देवता मानते हैं चंद्र को। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं, तो जयदेव चंद्रलोक, यानी जो चंद्र पर जाएगा उसकी जय होगी, तो जयदेव। ठीक है, आनंदवर्धन ये है ध्वन्यालोक। अब देखो, जब हमें किसी चीज़ में आनंद आता है तो हम गुनगुनाने लगते हैं, मतलब ध्वनि करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार तो ऐसा होता है कि बाथरूम में हम नहा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि बाहर हमारा कोई, मतलब जो कई बार ऐसा होता है कि जो हमें गाना कोई लय नहीं, कोई सुर ताल नहीं, और ऐसा ही हम अपने मन में पूरे गुनगुनाते रहते, बाहर वालों को हंसते। तो आनंद में क्या है, हम ध्वनि करते रहते, गुनगुनाते रहते, ध्वनि करते हैं। आनंदवर्ध में जब इंसान आनंद में होता है तो वो ध्वनि करता है, ध्वन्यालोक। केशवदास कविप्रिया, अब केशवदास कैसे कविप्रिया, भी ये सबसे आसान तो हमारा यही
होता है भाई, मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अब इतनी सारी रचनाएं हैं तो कहीं ना कहीं तो हम याद करेंगे ना, ऐसे सबको रट कर नहीं याद कर सकते, अपनी लॉजिक भी लगाएंगे। तो कैसे केशवदास, कैसे कविप्रिया भी हम याद कर सकते। अब दूसरा क्या है, केशव। केशव मतलब जो होता है ना, जो केस या केस यहाँ से लगा लीजिए, जो बाल होते हैं हमारे, केस बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। तो कवि प्रिया, अब कवि की प्रिया है, केसों को सजाती है, जो प्रिया होती है यानी कवि की जो प्रिया होती है बड़ी सजावट करते हैं अपने केसों की। तो कवि प्रिया केशवदास। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और वैसे मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कहती कि आप मेरा तरीका अपनाओ, किसी भी तरह आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। अब आप निशान लगा लीजिए, मैं उत्तर बताने जा रही हूँ। इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका उत्तर होगा ध्वनि। एक मिनट भाई, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं, तो भाई इसका उत्तर होगा रस। मैं माफ़ी चाहूँगी, रस है इसका उत्तर, क्योंकि ब्रह्मांड देखो यहाँ इस विस्तार से दिया गया है, रस को ब्रह्मानंद सौर कहा गया है। तैत्रीय उपनिषद की मान्यता है, रसो वैस है। ये काफ़ी बार ये व्याख्या भी आई हुई है, रसो वैस है, यानी काफ़ी बार ये पंक्तियाँ पूछी गई है। रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। अब देवताओं में सबसे बड़ा कौन माना जाता है, ब्रह्मा माना जाता है। उसी प्रकार क्या है, अलंकार जो रस है वो क्या है, हमारे आनंद की, ब्रह्मानंद मतलब आनंद का सबसे जो मुख्य भाग रस माना जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ में देखो, आपने रस है इस बात में, मतलब बड़ा रस आ रहा है, बड़ा मतलब रस मतलब मिठास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वक्रोक्ति, कुंतक ये संप्रदाय हैं और ये इनके प्रवर्तक हैं। प्रणोता जिसे बोलते हैं, वक्रोक्ति, कुंतक, ध्वनि, आनंद, वर्धन, अलंकार, भामे, ये मैं बता चुकी हूँ। अलंकार कौन पहनते हैं, भामे पहनते हैं। ध्वनि, आनंद में हम क्या करते हैं, ध्वनि करते हैं। वक्रोक्ति, वक्र मतलब टेढ़ा, और कुंतक यानी वक्र, ये देखो वक्र कुंतक एक जैसा उच्चारण हो रहा है, या कैसे कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी यथा अर्थ। देखेंगे 44 का आपका स्क्रीन पर है जो है प्रश्न, आप इसे निशान लगा लीजिए और इसका उत्तर होगा आपका मिथक का घनिष्ठ संबंध है। मिथक मतलब कि एक जैसे देखा जाए तो ऐसा भी होता है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब जैसे कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो व्यर्थ की, उसमें हम घना ज़्यादा ही मतलब समय लगा देते हैं। तो इसका उत्तर होगा अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। अति मानवीय घनिष्ठ, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्र। पौराणिक मतलब प्राचीन काल से आ रहे हुए पात्र, जिसे हम देखते हैं ना कि नाटकों में होते हैं, जैसे पूरे जो राजा महाराजा के ज़माने, अब आजकल तो राजा महाराजा होते नहीं है, आजकल के जो नाटक बनेंगे तो उसमें राजा नहीं होगा, जिसमें गुप्तचर नहीं होंगे, इस तरह की। वैसे बात है कि गुप्तचर का कार्य करते हैं आज भी, लेकिन उनके नाम बदल गए। राजा भी होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन उनके नाम बदल गए। तो अब की पोशाक और उसकी पोशाक में वे काम वही है, लेकिन क्या है, नाम बदल गए हैं, उनका पहनावा बदल गया है। तो ये अब विस्तार से हम पढ़ेंगे। मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि विज्ञान लेखन, प्रौद्योगिकी जिसमें टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तथा यथार्थवाद से मिथक का संबंध नहीं होता। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। तो इसको विस्तार से आप पढ़ लेंगे। एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही, 2-3 बार देख लेना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं वही ठीक है, आप अपने हिसाब से भी, आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसके ऑप्शन गलत हैं, ये आयोग ने बाहर कर दिया है, तो इस पचड़े में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्रश्न बाहर कर दिएंगे वो मैं नहीं करवाऊंगी, जो कर दिए वो, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी बहस हो जाएगी। ऐसा नहीं वैसा नहीं कर सकते, वह टॉपिक मैं करवा दूंगी, क्योंकि आगे प्रश्न आ जाएंगे। जो प्रश्न है जो है आयोग बाहर कर देता है, जिस पर जो प्रश्न आते हैं जिसमें बहस, वो भी बस आयोग भी बचना चाहता है, तो फिर हम बहस में क्यों पड़े। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी बात नहीं है, कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। और भाई फिर मैंने आपको उत्तर दिखा दिया, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो अब तो आप देख चुके ही हैं। तो 48 का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है।
तो यहाँ देखेंगे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी बात नहीं है, तो नहीं देखी जाएगी, लेकिन है वाली बात हम सीख लेंगे। कविता जगत की अनुकृति है, भाई जगत को अभिव्यक्त करती है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, जैसे हम क्या है, जैसे अनुकरण करते तो हमें आनंद आता है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। अब देखो, अब मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आनंद भी आ रहा है, भाई हमारा क्या है, मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लगा, और कुछ आप सीखना भी चाहते हैं। वो बात अलग है कि आपका उद्देश्य अलग है, भाई आपको परीक्षा पास करनी है इसलिए आप पढ़ रहे हो। वैसे तो पढ़ना ज़्यादातर मजबूरी होती है, भी सभी इतना कौन पढ़ना चाहता है, परीक्षा के लिए जाहिर सी बात है। तो ये भी बाहर कर दिया गया, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लेटो की पुस्तक है इयोन, क्रोचे की है एस्थेटिक, इलियट की है द सीक्रेट वुड, ठीक है। ये पुस्तकें आ जाती हैं, प्लेटो की इयोन, क्रोचे की एस्थेटिक और इलियट की द सीक्रेट वुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति व उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति व उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यूनाल्ड, जॉनसन, लोजाइंस और शाद। तो 50 का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोजाइंस इसका उत्तर होगा। और हम विस्तार से देखेंगे इसको एक बार। लोजाइंस की मान्यता है कि औदात अभिव्यक्ति व उच्चता और उत्कृष्टता का नाम लोजाइंस है। इस ग्रंथ यानी लोजाइंस का ग्रंथ है पेरीइप्सु, ये याद आप रखेंगे, लोजाइंस के ग्रंथ का नाम है पेरीइप्सु। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम 1554 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये इसके ग्रंथ का नाम है, 1554 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसकी और अन्य पुस्तकें देखेंगे, मैथ्यूनाल्ड लेखक का नाम है, और कल्चर एंड अनार्की ये पुस्तक काफ़ी बार आई है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ्यूनाल्ड कल्चर एंड अनार्की, ये मैथ्यूनाल्ड की पुस्तक का नाम है। सार्ट या सादत डेलनोसी, ये भी इसकी पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के माने जाते जनक माने जाते, तो ये बार बार पूछा गया, सबको याद है, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनका जन्म हुआ था 1880 में, और 1850 में 1850 में इनका जन्म हुआ था, और 1885 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। यानी महज 35 साल ये जिए थे, लेकिन 35 साल की अवस्था में ये इतने प्रसिद्ध हो गए थे, पूरे युग का नाम इनके नाम पर पड़ गया था। और देखिए भारतेंदु युग आप पढ़ते हैं, ठीक है। और 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली थी, 1880 में भारतेंदु की। विस्तार से हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। देखेंगे पूरा आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। आधुनिक की गद्य की लगभग समस्त विधाओं, भाई जो समस्त विधाएं हैं गद्य की, जैसे उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, यात्रा साहित्य, सब पर इसने लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है, तो ये इनके बारे में दिया गया है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन हुआ था 1912 में, और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना थी, आप सभी जानते हैं। और इन्हीं रचना के ऊपर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ये विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था, ये इसका सन भी याद रखेंगे। ऐसा पूछा जाता है कि भारतेंदु ना भारत भारती के लिए प्रकाशन का प्रकाशन कब हुआ? 1912 में हुआ। रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किस रचना के लिए इन्हें ये राष्ट्रकवि की उपाधि मिली? ये भारत भारती के लिए। किसने दी? ये महात्मा गांधी जी ने। तो इस प्रकार के 5-6 प्रश्न बन जाते, सारे आप तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखिए रंग में भंग इनकी क्या है? पहली ये पुस्तक है, यानी पुस्तक कहिए या आप रचना कहिए, रचना कह सकते हैं। रंग में भंग 1909, बाकी जयदर्द तो 1910, साकेत 1971, और झंकार 1969, द्वापर 1936, और साकेत 1931, दोबारा साकेत दे दिया लेकिन 31, यशोधरा 32, पंचवटी 25, और द्वापर 36, विष्णुप्रिया 57। एक देखिए पंचवटी प्रसंग भी आता है, पंचवटी प्रसंग।
तो कन्फ्यूज नहीं होंगे आप। मैं जो हैं कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न भी है एक ही नाम जैसे, तो वो भी मैं आपके साथ के साथ करवाती हुई चलूँगी। पंचवटी प्रसंग है निराला की रचना, निराला की। पंचवटी प्रसंग किसकी है? निराला की है। और पंचवटी, केवल पंचवटी किसकी है? मैथिलीषण गुप्त की है। अब आप क्या है, अब यही बात है, ये रचनाएं तो आपकी पुस्तकों में भी लिखी है, लेकिन याद कैसे हो वो मैं करवाऊंगी। अगर आपने वीडियो देख ली एक बार ध्यान से तो मैं यहीं आपको याद करवा दूंगी। देखिए अब देखो पंचवटी, पंचवटी आपने देखा होगा, श्री राम वन में गए थे, पंचवटी में रहे थे, वो उसका नाम था झोपड़ी जिसको आप बोलते हैं। अब मुझे वटी मतलब उसको आदर शहीद बोला जाता उस जमाने में, आजकल तो हम उसे झोपड़ी बोलेंगे, तो उसको वाटिका या वटी बोला जाता था। तो उसमें क्या है आप देखेंगे पंचवटी में हम क्या उगाते हैं? मेथी उगाते हैं। पंचवटी में क्या उगाते हैं? मेथी उगाते हैं, मैथिलीषण गुप्त। अब पंचवटी प्रश्न, अब किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो उसमें क्या है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी उसमें जुड़ेंगे, बहुत सारे आदमी जुड़ते हैं, प्रश्न चलता है, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, इस तरह की बहस चलती है। तो उसमें क्या है, कोई निराले ही जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, जो होते हैं अंतर्या यानी आंतरिक होते हैं, जो बोला जाता है कि इस तरह की प्रवृत्ति कम शर्मिले स्वभाव की, तो वो इस तरह की इसमें भाग नहीं लेते हैं। जो भारी व्यक्तित्व के होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो निराले व्यक्ति पंचवटी प्रश्न में भाग लेंगे। और पंचवटी, अकेला पंचवटी है तो मेथी, पंचवटी में क्या हम मेथी उगाते थे, मैथिलीषण गुप्त। ठीक है। अब रंग में भंग 1909, रंग में भंग कर दिया, बोलनो नहीं किया। आपने कई बार देखा होगा ना कि कोई काम ऐसा होता है जैसे कि डीजे शादी होती है, डीजे बजता है, तो उसमें क्या होता है ज़्यादातर की भैंस होती है ना, वो मतलब कि वो किस तरह की खाना पीना छोड़ देती है और इस तरह बोले रंग में भंग कर दिया, भाग जाती है, बच्चों पे चढ़ जाती है। तो इस तरह के रंग में भंग 1909। जयद्रथ वध 10, अब क्या है देखा होगा नहीं आपने, बड़े खुखार जो डाकू होते हैं तो उन्होंने वध कर रखा, भाई किसका कर दिया? 10 का, 10 मतलब 10 लोगों। साकेत 31, झंकार 29 और यशोधरा 32। अब यशोधरा कितने की होगी? 32 की होगी। साकेत कितने का हो गया? 10, 31 का हो गया। तो इस तरह से आप जोड़कर याद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एक दो बार सुन लेना तो भी आपको याद हो जाएगी। ये देखो देख रखा है, साकेत 31 की है, जोड़ना है। और साकेत 31 का हो गया है, यशोधरा 32 की हो गई है, द्वापर 36 की। भाई द्वार कितने तुम्हारे कितने द्वार? भाई इनके तो 36 घर में 36 द्वार हैं, द्वार मतलब दरवाजे। जय भारत 52, ठीक है, 1952 की रचना। जिस भी प्रकार से आपको याद हो कर लेना। ठीक है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? तो ये बिल्कुल आसान है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावाद को सूक्ष्म, इसमें जो डॉक्टर नगेंद्र की है, बाकी विस्तार से आप इसे देख लेंगे। छायावाद शब्द दो अर्थों में समझना चाहिए। देखो एक तो सूक्ष्म के प्रति स्थूल की जो होती है, और एक आता है नहीं है, मतलब यहाँ देखो यहाँ नहीं है वहाँ है, नहीं आएगा वहाँ रामविलास शर्मा आएंगे डॉक्टर, और जिसमें है आएगा वो नगेंद्र आएंगे। ठीक है, इतना आप। फिर ये लाइनें बार बार पूछी गई हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, वह छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये डॉक्टर रामकर वर्मा की है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक कथन है, बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भाई कि ज्ञानपीठ ये मिला है, सबको जानते हैं, चिदम्बरा पर 1968 में, 1968 में। तो एक बार विस्तार से पढ़ लेंगे। सुमित्रानंद पंत को इस कृति के लिए चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सन 1968 में प्रदान किया गया। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार है। ये क्या है? प्रथम रचनाकार भी हैं। और 1968 में इला मिला है, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और अन्य इनकी रचनाएं लोकायतन है, गीतांश है, ग्राम्य, ग्राम्य इनकी प्रगतिवादी रचना है, ग्राम्य। ठीक है, युगवाणी, ग्राम्य, युगांत, युगांत से इनका छायावाद का अंत माना जाता है। कई बार पूछा गया कि पंत की ऐसी कौन सी रचना है जिसे छायावाद का अंत हुआ? तो जो छायावाद का अंत युगांत से और प्रगतिवादी की शुरुआत हुई। लोकायतन में क्या है? इसी में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, ये भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? धर्म, यह तार सप्तक मतलब कि प्रथम तार सप्तक से है। वैसे तो 4 तार सप्तक थे, 4 थे, जिसमें था 1943, 1951 और 1959, 51 है भाई, एक है ये, कन्फ्यूज ना हो,
1959 और 1979। ठीक है, 4 थे। लेकिन प्रथम तार सप्तक को प्रथम तार सप्तक न कहकर सिर्फ तार सप्तक कहा गया था। ये कई बार पूछा गया और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, उसे प्रथम समझ के ये बोल तार सप्तक समझ लेता, मतलब प्रथम समझ लेता है, लेकिन प्रथम कोई नाम नहीं है। वैसे तार सप्तक प्रथम था, वो शुरुआत उससे हुई थी, लेकिन उसका प्रथम नाम नहीं रखा गया था। उसका पहली बार नाम सिर्फ तार सप्तक रखा गया था। फिर से समझ लेंगे, तार सप्तक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे रखा गया था, लेकिन प्रथम का कोई नाम पृथक नहीं रखा गया था, सिर्फ तार सप्तक रखा गया था। ठीक है, कई बार बता चुकी हूँ, समझ गए होंगे। और वैसे आपको याद भी इतना मुश्किल प्रश्न भी नहीं है, तो इसका रहेगा अज्ञे। ठीक है, अब विस्तार से पढ़ेंगे। अज्ञे तार सप्तक के कवि। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हैं, जो इस प्रकार है: 43, 51, 59। ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ये जो शमशेर बहादुर और नरेश मेहता दूसरे तार सप्तक के कवि थे। इनमें 7 कवि थे। इसका सप्तक नाम इसलिए रखा गया था सप्तक, क्योंकि इसमें 7 कवि थे, मतलब कवियों की संख्या कितनी थी? 7 थी। निम्नलिखित इनमें से कौन सा कवि नई कविता से संबंध नहीं है? कुंवर नारायण, नेमिचंद्र जैन, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो ये भी भाई आयोग ने इसे बाहर कर दिया था, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, प्रभाकर माचवे। तो 58 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण शर्मा, नवीन ने। नवीन क्या है? इनका उपनाम है। नवीन इनका उपनाम है, बालकृष्ण शर्मा इनका मूल नाम है, मतलब वास्तविक नाम है। ठीक है, अब विस्तार से देखेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण शर्मा नवीन की मुख्य रचना एक कुमकुम, कई बार पूछी गई, रसीम रेखा, ए पलक, कवासी, उर्मिला। जबकि हरिवंश राय बच्चन की धूमिल और प्रकाश का पत्रिका से नहीं, मतलब कि ये हरिवंश राय बच्चन और धूमिल प्रभाकर माचवे का इससे पत्रिका से कोई संबंध नहीं था। प्रभा पत्रिका किसने संपादन किया था? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। कुमकुम, रसीम रेखा, देखो भाई कुमकुम देखा होगा आपने, शायद जो पुरुष अभ्यर्थी ना जाने, लेकिन कुमकुम बोला जाता है कि महिलाओं के लिए सजावट की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मांग में कुमकुम लगाते हैं। रश्मि रेखा, तो कुमकुम कहाँ लगता है? रेखा में लगता है। ए पलक, पलक भी क्या है? पलक पक भी यानी सजावट की चीज़। कवासी, विनो कौन लगाता है? विनोबा भावे लगाता है। और कौन लगाती है? उर्मिला लगाती है। और कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। क्या मतलब नवीन नवीन दिखने के लिए लगाते हैं भाई, जैसे उर्मिला है, विनोबा है, ये कुमकुम लगाते हैं, पलक पर लगाते हैं, रेखा पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सुंदर दिखने के, नवीन नवीन दिखने के लिए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वैसे ही आप याद करें, मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। वीडियो समझ में नहीं आया, एक बार 2-3 बार सुन लेना, तैयारी हो जाएगी। अगर तैयारी नहीं है, कहीं कमी है, तो एक बार थोड़ा नया नया जरूर लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बोर हो रहे हैं। परीक्षा जल्दी ही आ जाएगी, आप परीक्षा का वेट ना करें, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, और नहीं तो परीक्षा आ जाएगी और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो फिर वही 1-2 नंबर का पचड़ा पड़ जाएगा। 1 से रह गए, 2 से रहे, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, ध्यानपूर्वक। फिर भी अगर कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवर्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो इसका रहेगा आपका नई नई राहों का अन्वेषण। भाई प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई नई राहों। और जो प्रयोगवादी का जो है विस्तार से हम पढ़ेंगे, मैं क्या बता दूंगा, आप अज्ञे को जानते ही हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य की सबसे मुख्य नई नई राहों का अन्वेषण करना है। ये कई बार क्या है, ये भी आ गया, नई नई राहों का अन्वेषी किसे कहा गया है? राहों का अन्वेषी किसे कहा है? तो अज्ञे को कहा गया है। और 1943 में तार सप्तक की शुरुआत हुई है, जिसमें 4 तार सप्तक थे, वो मैं बता चुकी हूँ। 43, 51, 59 और 79। ठेठ हिंदी का ठाठ अधिकला पुल किसकी है? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिबोध। प्रिय प्रवास इनका खड़ी बोली का पहला उपन्यास है।
और क्या खड़ी बोली का प्रिय प्रवास, और इसमें कितने 17 सर्ग है। ये कब लिखा गया था? 1914 में लिखा गया था। ये भी आप अवश्य याद रखें। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास, 17 सर्ग, 1914 में लिखा गया है। ठीक है, देखिए। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 था। ये है, ये अलग है इससे। हाँ, ये ठेठ हिंदी का ठाठ दिया गया है, लेकिन मैं प्रिय प्रवास की बात कर रही थी। प्रिय प्रवास इनका काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि वो पहला है हिंदी खड़ी बोली का, इसलिए 1914 है इसका। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। अधकिला फूल, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। प्रेमचंद की बात करेंगे, प्रेमचंद 1921 में। सेवा सदन रंगभूमि 1925 में लिखा गया था। गबन 31 में लिखा गया था। कर्मभूमि निर्मला, कायाकल्प, प्रेमा, गोदान इनका 36 में लिखा गया था। तो ये भी इनके महत्वपूर्ण याद रखेंगे। मंगल चित्र इनका अपूर्ण यानी अधूरा है। निराला के देखेंगे, अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली, भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पढ़। अब अप्सरा होती बड़ी निराली होती है भाई, वो अपने आप को सुंदर समझती तो निराली होती है, तो निराला की रचना। अलका भी बड़ी निराली है, निरुपमा भी। इनको आप महिलाओं के नाम से याद कर लेंगे। अप्सरा, अलका, निरुपमा बड़ी निराली। कुल्ली, भाट, आपने भाट देखे तो मतलब जो एक भाट जाती है एसटीवी में आती है, जिसमें क्या है सॉन्ग बजाते हैं ऐसे ऐसे एक तारा सा बोल, तो वो बड़ी निराले ढंग से गाती। प्रभावती, वो जो सुबह का समय होता है वो भी बड़ा निराला। काले काले कारनामे, भाई कारनामे जो दिखाते हैं बड़े निराले होते हैं। चोटी की पकड़, यानी चोटी की पकड़ भी जैसे घूम घूम कर चोटी दिया, तो वो भी एक निराली ही ढंग से होती है। तो इस प्रकार से लॉजिक से आप इसे याद कर लेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो है ये वीडियो सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये अगर आपने ये 40 मॉडल टेस्ट पेपर कर लिए, मैं ये कह रही हूँ कि 16,000 प्रश्न, देखिए आपके 100 प्रश्न आते हैं एक पेपर में। और ये महत्वपूर्ण बड़े ही सिलेक्टेड प्रश्न है। और ये इन्हीं में से आपका पेपर बन जाएगा अगर आप ध्यान से तैयारी करोगे। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, शेयर कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।